नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट LT, TGT, PGT के और GIC के जो परीक्षाएं हम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए आपका 15 दिन के बाद PGT का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके PGT, TGT, LT, GIC के पेपर में पूछे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और नए पैटर्न पर भी आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न संख्या 1। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो बताइए, दो वर्णों के उत्पन्न विकार से हम क्या कहते हैं, जिसको आपका है संधि विच्छेद, संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। तो आपके इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होता है। तो आंसर बी सही होता है कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ ही संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बताओगे कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के आपके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, संधि के आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग व्यंजक संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर आपका पूछ लिया जाए कि आपके जो स्वर संधि है, जो आपका स्वर संधि है, स्वर संधि, उसके कितने भेद हैं। तो उसके कितने भेद हैं, उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और यायाद संधि। तो पहले क्वेश्चन का दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। और अगर दो शब्दों का मेल आ गया, इस शब्द और वर्ण में आप जरूर फर्क देखिएगा। अगर शब्दों का मेल पूछ लिया गया तो समास कहते हैं और वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है। ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उसके रचनाकार कौन है, श्री ब्रजनंदन सहाय, कि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, कि प्रेमचंद्र, की किशोरी लाल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी सही होता है। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वो ठेठ हिंदी के ठाठ का रचनाकार हैं, ये श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इसकी रचना कब की गई है, ठेठ हिंदी की ठाठ का रचनाकाल क्या है अगर पूछ लिया गया, तो उसका रचनाकार है 1899। क्या है, 1899 इसका रचनाकाल है ठेठ हिंदी के ठाठ का। क्लियर हुआ। और इस कृति का एक अन्य नाम भी है, ठेठ हिंदी की ठाठ को और एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देववाला के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, देववाला के नाम से। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुहावरों की पुस्तक किसे कहा जाता है, तो ठेठ हिंदी के ठाठ को ही क्या कहा जाता है, मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है। क्लियर हुआ। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, कितना आपने देख लिया कि ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इसका रचनाकार 1899 है। इस कृति का अन्य नाम देवबाला है और इसे मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है, ठेठ हिंदी के ठाठ को। क्लियर हुआ। अब आगे का क्वेश्चन है कि रेत समाधि किस विधा की कृति है। ये जो रेत समाधि है वो किस विधा की कृति है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है कि रेखा चित्र है। तो रेत समाधि क्या है आपका, उपन्यास है। आपका ऑप्शन सी सही है।
अगर पूछ लिया जाए कि रेत समाधि की लेखिका कौन है, तो गीतांजलि, कौन, गीतांजलि जो है वो ठेठ हिंदी के रेत समाधि की लेखिका है। क्लियर हुआ। और इस उपन्यास में अगर पूछ लिया जाए कि गीतांजलि श्री जो हैं वो रेत समाधि जो नामक उपन्यास क्यों लिखी, क्योंकि वह डिप्रेशन से जूझ रही एक आम भारतीय स्त्री की कहानी है। रेत समाधि जो क्या है कि एक डिप्रेशन से जूझ रही एक आम भारतीय स्त्री की कहानी है। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया गया तो रेत समाधि का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। 2022 को रेत समाधि जो उपन्यास है उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? रेत समाधि को। तो रेत समाधि को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो रेत समाधि नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि है, और ये उपन्यास विधा की रचना है। 2022 में इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है कि नरेंद्र शर्मा है, शिवमंगल सिंह सुमन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो बताइए इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। ये नागार्जुन की पंक्तियां है। यह पंक्तियां नागार्जुन द्वारा रचित अगर पूछ लिया जाए किस कविता से ली गई है, तो अकाल और उसके बाद कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं, जिसमें नागार्जुन ने क्या किया है कि अकाल का भयानक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी इस कविता में दी है। अब नागार्जुन के और रचनाएं पूछ ली जाएं तो नागार्जुन की और रचनाएं कौन कौन सी पेपर में आती हैं? एक तो आपकी आती है रतिनाथ की चाची। कौन आती है? रतिनाथ की चाची जो है वो पूछा जाता है कई बार। दूसरा है आपका बलचनामा, ये पूछा जाता है नागार्जुन का उपन्यास। और एक है युगधारा। ये तीन उपन्यास, ये तीन रचनाएं जो हैं नागार्जुन की पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, नागार्जुन से ये उनकी रचनाओं से ये जरूर पूछा जाता है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? नागार्जुन की हैं। और किस कविता से ली गई हैं? अकाल और उसके बाद की कविता से ली गई हैं। और इनका उद्देश्य क्या है इस कविता को कहने का? वो गृहस्थ जीवन के जो संपूर्ण अभाव होते हैं उसकी कहानी अपनी पंक्तियों में वो वर्णन कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी की राजेंद्र यादव? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन कौन हैं बताइए? तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही होता है। निर्मल वर्मा भी हैं और राजेंद्र यादव भी हैं। कौन? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव हैं। जबकि दूधनाथ सिंह का संबंध किससे है? अगर पूछ लिया गया दूधनाथ सिंह का संबंध किससे है, तो दूधनाथ सिंह का संबंध जो है आपका साठोत्तरी कहानी आंदोलन से दूधनाथ का संबंध है। किससे है? साठोत्तरी कहानी से दूधनाथ का संबंध है। और नई कहानी का संबंध निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव से है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन का आंसर। आगे है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा?
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल नाम दिया। अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए चारण काल नाम किसने दिया, अगर पूछ लिया जाए कि चारण काल नाम किसने दिया, तो चारण काल नाम किसने दिया? आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। चारण काल नाम किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। और अगर पूछ लिया जाए कि बीज वपन काल किसने की नाम दिया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और हजारी प्रसाद ने इसको आदिकाल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल पूछ लिया जाए तो किसने दिया है? राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो ये है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाड़नी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? चंद्रगुप्त नाटक का ये कथन है। और किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था? राक्षस, सिंहरण, इनिसाक्रिटीज या वरु रुचि। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, वरु रुचि। चंद्रगुप्त नाटक कब रचा गया? 1900, अगर समय पूछ लिया गया तो 1931 में चंद्रगुप्त नाटक रचा गया। और ये जो चाणक्य ने ये वररुचि के बारे में कहा है, वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने ये शब्द कहा है। अगर पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक है वो चंद्रगुप्त कितने अंकों में विभाजित है? तो चंद्रगुप्त 4 अंकों में विभाजित है। कितने? 4 अंकों में विभाजित है, जिसमें से 3 घटनाएं ऐतिहासिक हैं, जैसे अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और शैल्यूकस का प्रभाव। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वररुचि। आगे क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि की सेवा सदन। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी नहीं आती है, बांगरू नहीं आती है, अवधी नहीं आती है, कि तेलुगु नहीं आती है? तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बताइए। तो 15 का कौन सा, आगे के क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है? आपका ऑप्शन ए सही होता है। क्या सही होता है? ऑप्शन ये सही होता है। कन्नौजी जो है वो बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगर पूछ लिया गया मागधी किस मागधी जो है अपभ्रंश, वो किस, उसकी उपभाषाएं क्या है? तो मागधी की बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया है। और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएं आई हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती सौरसेनी अपभ्रंश से है। अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी जो बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी है। और पैसाची से पंजाबी और लहंदा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही होता है। आगे का क्वेश्चन है जितनी सफलता भारतेंदु युग के, ऑप्शन ये ए सही होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है, कन्नौजी। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? ऑप्शन बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को मिली, निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें यह कथन किसका है? रामविलास
शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। अब आगे का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो बताइए किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो कशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। मतलब निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु जो है वो भाषा अथवा बोली के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा जो है वो बोली और भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। अब ऑप्शन आगे का क्वेश्चन है कि मिली जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रामविलास शर्मा का है। आगे प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो कशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो कशिका आपका जो वाराणसी की बोली है उसको क्या कहा जाता है? कशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। आगे का क्वेश्चन है मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मुंशी तोताराम जो है उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है कि निर्मला के पात्र हैं मुंशी तोताराम जी। ऑप्शन सी सही होता है। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली की कन्नौजी? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आपका ऑप्शन डी सही होता है। आगे एक कथन है, कथन वगैरह क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठक के मन को अप्रसन्न करती है। यह कथन पहले तो अगर पूछ लिया गया कहाँ से लिया गया है तो आवारा मसीहा से लिया गया है। और यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी सही होता है कि ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा आवारा मसीहा से लिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन है हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद है स्त्री स्वावलंबी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, कि स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कि ऑप्शन बी सही है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन बी सही होता है कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, और पड़ी है छिन्ना धार। तो इस काव्यांश का प्रतिपाद क्या है? कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात प्रियतम जो आपका पति उसके चले जाने का वियोग असहनीय होता है, प्रत्येक चीज बोझिल हो जाती है। यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? परिवर्तन से ली गई है। और ये परिवर्तन से लिया गया है। और इसके अगर पूछ लिया जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो पंत जी हैं। पंत की ये पंक्तियां हैं, परिवर्तन से लिया गया है। और इसका ऑप्शन है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो बताइए कौन सी रचना नहीं है मन्नू भंडारी की? यही सच, अकेली, नई नौकरी या पिंजरे की उड़ान।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी, पिंजरे की उड़ान जो है वो मन्नू भंडारी की नहीं है, जबकि यही सच है। अकेली नई नौकरी, ये सब किसका है? मन्नू भंडारी का है। और अकेली उड़ान मन्नू भंडारी का नहीं है। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि पिंजरे की उड़ान किसका है, तो ये यशपाल जी का है। किसका है? यशपाल यशपाल जी का। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको तो हम ठीक से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं मोबाइल से ये क्वेश्चन बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन, यहाँ जीवनी है और प्रकाशन वर्ष है, तो आपको सुमेलित करना है कि इसमें से क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र इनमें से कौन सा है? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी है। कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष 1962 है। कमलेश्वर मेरे हम सफ़र का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये है आपका 2005 में। और निराला की साहित्य साधना 1969। तो पहले का 4 है, दूसरे का 1 है, तो 4-1। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र 1904 में इसका प्रकाशन वर्ष है। कलम का सिपाही 1962, कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005 और निराला की शाही साधना का प्रकाशन वर्ष 1969। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। आगे क्वेश्चन है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो बताइए 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि रेखा चित्र संस्मरण है? तो 10 तस्वीरें आपका ऑप्शन डी रेखा चित्र संस्मरण है। फिर आगे है, सुमेलित कीजिए। देखिए आप देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 4 से 6 क्वेश्चन सुमेलित कीजिए या कूट के माध्यम से मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आप LT, TGT, PGT, DSSP, BPSC, कोई भी पेपर आप देखते हैं, अगर हिंदी के थ्रू आप पेपर दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे का क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु के रचनाकार, रचना और रचनाकार है और मिलान करना है। तो बादल की मृत्यु के रचनाकार कौन है? तो बादल की मृत्यु के रचनाकार राम कुमार वर्मा है। परिव्राजक की कथा किसकी है? तो परिव्राजक की कथा आपकी शांत प्रिय द्विवेदी की है। गुल की बन्नो किसकी है? गुल की बन्नो आपकी धर्मवीर भारती की है। और काठ का सपना किसका है? तो काठ का सपना मुक्तिबोध का है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन ये सही हुआ कि बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, परिवारजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती और काठ का सपना मुक्तिबोध की रचना है। तो ये ऑप्शन ये आपका सही होता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास की सुंदर दास। तो कौन नहीं है? तो ईश्वर दास जो है वो भक्ति काव्य के कवि नहीं है, जबकि मलुकदास, सुंदर दास और बाबा लाल दास ये सब क्या हैं? ये आपके भक्ति कवि के कवि हैं। और ईश्वर दास का संबंध किससे है? तो ईश्वर दास का संबंध आपके राम काव्य धारा से है। और अगर पूछ लिया गया ईश्वर दास की पुस्तक है ये, जिसको क्या कहा जाता है? सत्यवती। अगर सत्यवती कथा आ गया किसका है? तो सत्यवती कथा आपका किसका है? आपका ईश्वर दास का है। क्लियर हुआ? और ईश्वर दास कौन सी धारा के कवि हैं? तो राम काव्य धारा के कवि हैं। जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास और सुंदर दास किसके हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आगे है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 है, सूची 2। अब होली है, होली क्या है? बताइए होली क्या है? होली जो है
वो प्रताप नारायण मिश्र की है। पीछे मत फेंकिए किसका है? तो पीछे मत फेंकिए बाल मुकुंद गुप्त का है। और मेरी जन्मभूमि किसकी है? तो मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और परंपरा बंधन नहीं, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। तो आपको पता है कि होली किसकी है? होली प्रताप नारायण मिश्र की है। और पीछे मत फेंकिए आपका किसका है? आपका बाल मुकुंद गुप्त का है। मेरी जन्मभूमि आपके हजारी प्रसाद का है। और परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र का है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी, ये सी ऑप्शन आपका सही होता है। आगे है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय बताइए कौन सा है? विभाजन की त्रासदी, की नारी की व्यवस्था और शोषण, की सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होता है कि विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता झूठा उपन्यास का केंद्रीय विषय है यशपाल जी का। विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। आगे क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी के कथाकार बताइए कौन है? अलका सरावगी है, कृष्णा सोबती है, दीप्ति खंडेलवाल है, कि उषा राजे हैं? तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन डी, उषा जो राजे हैं एक मुलाकात कहानी के कथाकार हैं। आगे का क्वेश्चन है, कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, और 8 पहर का दाग छिड़ा, मौ पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो बताइए कि कै बिरहिन के मूछ दे, कै आपा दिखलाए, और 8 पहर का दाग छिड़ा, मौ पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? तो किस स्थिति का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन ए सही होता है कि विरह की अतिशयकता का वर्णन किया गया है। इसमें ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीर के दोहे से ली गई हैं। पंक्तियां किससे ली गई हैं? कबीर के दोहे से ली गई हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? तो निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास का पात्र कौन है? आपका कमला है, कि शाहनवाज है, कि सहदेव मिश्र हैं, कि बलभद्र नारायण है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी सही होता है कि कमला और बलभद्र सहदेव मिश्र कौन है? मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल के कौन से हैं? पात्र हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। और मैला आंचल किसके द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित 1954 में ये मैला आंचल का प्रकाशित हुआ था और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। और यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल क्या है? हिंदी का सशक्त और आंचलिक उपन्यास है। क्लियर हुआ? अब आगे का क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फरबिसगंज और राही हिगना, की चेथिरिया पीर, की सिरपुर बाजार। तो तीसरी कसम कहानी में क्या चित्रित है बताइए? तो तीसरी कहानी कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है कि फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। ये सिरपुर बाजार और फारबिसगंज तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है। और ये भी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी है। तीसरी कसम एक अंचल की कथा है और कहानी विधा से ली गई है। फणीश्वर नाथ रेणु की कथा है जिसमें परिवेश ग्रामीण है और जहाँ जीविकोपार्जन का साधन कृषि और पशुपालन है। ठीक, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम कहानी विधा से लिया गया है और फारबिसगंज और सिरपुर बाजार इसमें चित्रित है। तो ऑप्शन सी आपका सही होता है। आगे का क्वेश्चन है,
और आज आपका आखिरी क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो तत्सम जो तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी आपका जो तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी सही होता है। तत्सम शब्द जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होता है। ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जो आप अभी पेपर देंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इससे रिलेटिव क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और मैं सारा वीडियो प्लेलिस्ट पे डाल दे रही हूँ। आप हिंदी ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बना है, उस पर भी आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हैं और इसका भी मैं प्लेलिस्ट पे डाल दूँगी ये वीडियो, तो आप जाके देख लीजिएगा।